जो हमारा विषय है, स्वाधीनता से स्वानुशासन तक विकसित भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में अणुव्रत का योगदान। तो स्वाधीनता जो हमें अधिकार देती है, और स्वानुशासन जो हमें उत्तरदायित्व का बोध कराता है। और अधिकार और उत्तरदायित्व अगर एक साथ मिल जाते हैं तो राष्ट्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, और हमारे बीच पूरे भारत से बेहतरीन वक्ता, कविताकार, गीतकार सब यहाँ पे मौजूद है। उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, इसके लिए मैं सबसे पहले दिव्या सिपानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अणुव्रत गीत के संगान के लिए। दिव्या सिपानी जी। जी, सादर जय जिनेंद्र। आराध्य के चरणों में वंदन। अणुव्रत अनुशासिता गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। लेखक मंच के सभी पदाधिकारीगण एवं सहभागीगण, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का विषय स्वाधीनता से स्वानुशासन तक विकसित भारत के निर्माण में अणुव्रत की भूमिका। इसी उदात्त सोच के साथ मैं अणुव्रत गीत से इस कार्यक्रम का आगमन करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुव्रत की परिभाषा, संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाथ सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। ओम अरहम जय अणुव्रत। ओम अरहम जय अणुव्रत। सही का आप आंखों व्यक्ति के प्रति अर्पित है, तब हम एक बड़े राष्ट्र के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी अणुव्रत आचार संहिता के वाचन के लिए एवं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे सजग और समर्पित अध्यक्ष श्रीमान प्रताप सिंह जी दुगड़ से। आपसे निवेदन है कि आप हम सबको उद्बोधित करें। प्रताप सिंह जी दुगड़। अणुव्रत अनुशासता के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदना। इस लेखक मंच की संगोष्ठी में उपस्थित अमृतवाणी के अध्यक्ष भाई श्री ललित जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई श्री विमल जी कावड़िया, इसके संयोजक लेखक मंच के संयोजक भाई जिनेंद्र जी, हमारे परामर्शक आदरणीय सेठिया जी एवं समस्त लेखक मंच के पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध लेखकों, साहित्यकारों, सादर अभिवादन। देश आजाद हुआ, मैं अणुव्रत आचार संहिता का वाचन करूं। आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सब उसे आत्मसात करने का सलक्ष्य प्रयास करें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा।
मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों भाग नहीं लूंगा। अनम्यूट कर। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। छलना पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। पानी बिजली का अपव्यय नहीं करूंगा। धन्यवाद। बंधुओं, देश अनेक वर्षों की गुलामी की त्रासदी झेलने के बाद आजाद हुआ। उस आजादी को लोगों ने बहुत अलग तरीके से मनाना शुरू किया। तब एक महामानव के मन में विचार आया कि क्या हम सही रूप में आजाद हुए हैं? और वह महामानव थे आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी का मानना था, जब तक व्यक्ति स्वयं अगर संयमित नहीं हो, स्वयं अनुशासित नहीं हो, तो वह किसी अच्छी दिशा, देश को अच्छी दिशा और दशा देने के लिए सर्वथा असमर्थ स्वयं को समझ पाएगा। इसी के मद्देनजर उस महामानव ने सर्वप्रथम 84 आचार संहिता का निर्माण किया, जो कालांतर में 11 आचार संहिता के नियमों के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है। अनवर्त और कुछ नहीं, संयम की बात कहता है। संयम, अपनी भाषा पर संयम, अपने विचारों पर संयम, अपने रहन सहन पर संयम, और सबसे बड़ी जो बात है वह है कि हम देश के अच्छे नागरिक कैसे बन सकें, उसका संयम। तो कहते हैं कि जब तक आदमी स्वयं अनुशासित नहीं होगा, वह दूसरे को भी अच्छा अनुशासन नहीं दे सकता है। और इसीलिए कहते हैं, निष्पर शासन फिर अनुशासन, यह उस महामानव का कथन था। और आज अगर हम देश को प्रगति पथ पर ले जाना चाहते हैं, और तो उसमें मैं ये कह सकूंगा कि अणुवर्त की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संभवतः आगे भी रह सकेगी। हमारे अणुवर्त के सेनानी पूरे देश भर में जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। अणुवर्त की अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने का सलक्ष्य प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं, और यह भी कहता हूं कि अणु विवाह सौभाग्यशाली है कि उसे अणुवत लेखक मंच के माध्यम से इतने प्रबुद्ध व्यक्ति अणुवत की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी लेखनी के माध्यम से, उनके संवाद के माध्यम से लोगों तक अणुवत की बात पहुंचती है। और ये वह समय नहीं रहा जबकि बड़ी उम्र के लोगों के लिए अणुवत की बात होती थी। अभी तो यंगस्टर्स भी अणुवत की बात को समझते हैं। भाषा दूसरी हो सकती है, शब्द दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अणुवत अणुवत है। मैं आप सबके प्रति, सभी प्रबुद्ध लेखक जो यहाँ इस मंच में उपस्थित हैं, उनके प्रति यह मंगल कामना करता हूं कि आपकी लेखनी इसी तरह अणुवत की बात को जन जन तक पहुंचाती रहे, और आपके शब्द अच्छा आकार लेते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय के प्रति। और आपने सही कहा है कि अणुव्रत दिशा और दशा निर्देशित करता है। जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, कहते हैं कि जब अणुबम बनने की तैयारी थी, तो हमारे
अणुव्रत अनुशासता ने छोटे छोटे अणुव्रत दिए थे। तो वो अणुव्रत जो अणुबम को निग्लेक्ट कर सकते हैं, उनके काम को नलिफाई कर सकते हैं और उनकी जरूरत ही ना पड़े, ऐसा काम हम अणुव्रत ही कर सकते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से पुनः आभार आपके प्रति। और जिस तरह अणुव्रत लेखक मंच आज जिस मुकाम पे है और जिसकी ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा लगी हुई है, वे अपनी बात यहाँ पर रखें। अणुव्रत लेखक मंच के संयोजक महोदय आदरणीय श्री जिनेंद्र जी कोठारी अपनी बात के साथ। आभार भावना जी। अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष श्री प्रताप जी भाई साहब, उपाध्यक्ष डॉक्टर विमल जी कावड़िया, उपाध्यक्ष कुसुम जी, हमारे वरिष्ठ अणुव्रती, मैं कह सकता हूँ शायद हमारे जन्म से पहले से अणुव्रती हैं श्री गौतम चंद जी साहब सेठिया चेन्नई, हमारे अणुव्रत लेखक मंच के सह संयोजक संतोष जी, और आप सब उपस्थित साहित्यकारों। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कहूंगा, बस अणुव्रत जो है वो ये काम कर रहा है कि स्वतंत्रता के साथ में जो हमें अधिकार मिले हैं, अणुव्रत ये सिखा रहा है कि अधिकारों का कैसे विवेकपूर्ण उपयोग हो। अगर हम अणुव्रत के नियम समझें, अणुव्रत की आचार संहिता समझें, तो बहुत स्पष्ट है। अणुव्रत हमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों को विवेकपूर्ण उपयोग लेने की बात सिखाता है। अणुव्रत हमें ये भान कराता है कि हमारे स्वतंत्रता के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी आए हैं और उनका हम संयम के जो कह सकता हूँ साधन के साथ में हमें काम में लेना है, जिससे ये देश विकसित हो। मैक्रो लेवल पे शायद हमें लगे कि अणुव्रत की गूंज इतनी नहीं दिखे, लेकिन माइक्रो लेवल व्यक्ति स्तर पे अणुव्रत ने बहुत काम किया है। और पिछले 78 वर्षों में आजादी के बाद जब से ये आंदोलन काम हुआ, हजारों हजारों लोगों के जीवन में अणुव्रत ने एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है। और ये मैं मानता हूँ अणुव्रत की सबसे बड़ी जो है वो उपलब्धि है। और मैं कई बार कहता हूँ कि ये पंक्ति कवि की बहुत अच्छी लगती है कि माना के अंधकार घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। तो बस ये अणुव्रत रूपी दीपक हम सब के जीवन में जलता रहे तो हमारा पथ आलोकित रहेगा। और मैं आज एक इस अवसर पर जितने साहित्यकार उपस्थित हैं सबको एक लेटर तो हमारा गया ही है, फिर भी मैं कह देता हूँ 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 3 दिन का जैन विश्व भारती लाडनू में अणुव्रत लेखक सम्मेलन हो रहा है। ये हमारा एक तरह से अणुव्रत लेखक मंच का कुंभ मैं कह सकता हूँ, जहाँ कुंभ में सब आध्यात्मिक शक्तियां मिलती है कुंभ में, उसी तरीके से जो हमारे जो लेखक हैं वो इस लेखक सम्मेलन में मिलेंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ और यथा योग्य आप अवश्य प्रोग्राम बनाइए। और पुनः एक बार अणुव्रत की बात हमें करनी है, चाहे हम छोटे रूप से करें बड़े रूप से करें, लेकिन अणु का मतलब ये छोटे छोटे संकल्प से ये बात हम करें, हमारे मित्र वर्ग में करें, हमारे परिचितों में करें, तो अवश्य अपने आसपास के वातावरण में हम परिवर्तन देखेंगे। इन्हीं भाव के साथ में ओम आनंद। आभार। और सही कहा आपने कि व्यक्ति का अनुशासन ही समाज के अनुशासन की पहली सीढ़ी है। तो हम अणुव्रतों को अपनाएं और आगे बढ़ें। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच डॉक्टर विमल जी कावड़िया, उपाध्यक्ष अणुव्रत विश्व भारती के यहाँ पर उपस्थित है और हम सब उनके प्रेरक उद्बोधन को जरूर सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विमल जी कावड़िया को। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण, कार्य समिति मेंबर्स और अणुव्रत लेखक मंच से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्ध लेखक, साहित्यकार और चिंतकगण, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कि स्वाधीनता से स्वानुशासन तक विकसित भारत के निर्माण में अणुव्रत का योगदान। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि 4 तत्व निहित है। स्वाधीनता, आत्मानुशासन या स्वानुशासन,
विकसित भारत और अण्वत आंदोलन। जब हम स्वाधीनता की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की इस कविता से दो शब्दों से मैं चालू करता हूँ। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो ये आज़ादी हमारे को जो मिली उसमें दो तरह की आज़ादी मिली। पहला राजनीतिक आज़ादी जिसमें अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, और दूसरा हमारे को संवैधानिक आज़ादी मिली जिसमें हमारे को वोट देने का अधिकार था, कानून का एक अधिकार जो हमारे पास मिला। लेकिन उस समय सांप्रदायिक उन्माद और हमारा जो नैतिक पतन था, शायद पूरे देश भर में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और उनको देखते हुए सरदार शहर में 1949 में आचार्य श्री तुलसी ने अण्वत आंदोलन का सूत्रपात किया, और जैसा कि छोटे छोटे नियमों के द्वारा किस प्रकार हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर जो तत्व निहित है वो है हमारा स्वानुशासन। मतलब कि बिना किसी डर या दबाव के खुद का खुद पे नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समय का किस प्रकार से आत्मानुशासन हो, हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, कब सोएं कब जगें, हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो। दूसरा हमारा एक शरीर का जो मैनेजमेंट है, आत्मानुशासन की हमारा दिनचर्या क्या हो, हमारी हम किस प्रकार से प्रयोग प्राणायाम की तरफ बढ़े, किस प्रकार हमारा खान पान हो। आजकल हम देखते हैं, मैं एक चिकित्सक हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ। भारतवर्ष में हार्ट डिजीज के बाद शायद दूसरा नंबर जो है हमारा कैंसर का आ गया है। हर तीसरा व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है। तो जो हमारा शरीर का जो आत्मानुशासन की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से हम सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल की बात करते हैं। सीजनल मतलब कि हमारे को 12 महीने तक वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं, लेकिन हमको यूज क्या करना है सीजन में जो आता है। एप्पल आ रही है आपको 4 महीने, संतरे आ रहे हैं 4 महीने, वो आप काम में लीजिए। बाकी 8 महीने जो हम काम में लेंगे शायद वो केमिकल वाली होगी, चाहे वो हमारी अच्छे हम फ्रूट भी खा रहे हैं, अच्छी वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा वो 12 महीने के लिए वो केमिकल युक्त है और हमारे को कैंसर की तरफ धकेल रहा है। तो शरीर के स्वानु। और दूसरा हमारा है रीजनल, हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन की जो चीजें हैं उनको काम में लें। और तीसरा हमारा है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब आजकल आप पर देखते हैं कि पैकेट्स वाली चीजों पे हमारा प्रचलन हो गया है। हम पैकिंग वाली चीजों पे जाते हैं, मसालेदार, जायकेदार, खुशबूदार और पैकिंग की चीजें, वो शायद केमिकल वाली चीजें जो हम लाते हैं घर पे। पहले पुराने जमाने में मसाले यूज करते थे, हम लोग घर पे बनाते थे। तो हम एक इस चीज को अधिक से अधिक जितना हो सके हम इसको ओरिजिनल की तरफ बढ़ें। और तीसरा जो हम बच्चों के बारे में संस्कार की जब बात करते हैं, बच्चों में आत्मानुशासन, बच्चे अगर अच्छे होंगे तो शायद हमारा जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर हम अण्वत विश्व भारती सोसाइटी जिसका संचालन आदरणीय प्रताप सिंह जी साहब दुर्गढ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और अण्वत का जो बालोदय कैंप, आप यहाँ राजसमंद जब पधारेंगे कभी, तो हमारे बालोदय कैंप अभी आज भी एक कैंप चल रहा है, और उसमें बच्चों को हम किस प्रकार से मौन भोजन, मौन प्रार्थना, किस प्रकार ईमानदारी की दुकान, किस प्रकार से बच्चों को गैलरीज के माध्यम से 29 गैलरीज है यहाँ पे, और किस प्रकार बाल संसद में बहस करते हैं बच्चे। और दूसरा जो हमारा बच्चों के संस्कार के प्रति हम जब बात करेंगे तो हमारा स्कूल विद द डिफरेंस का कार्यक्रम है, और उसमें लगभग 40 स्कूल्स है। और वो जो स्कूल्स हमारी चलती है उन स्कूलों में किस प्रकार से दंड मुक्त विद्यालय हमारे हैं, जिसमें विद्यालय जो विद्यार्थी हैं वो दंड मुक्त है, शिक्षक दंड मुक्त है, व्यसन मुक्त विद्यालय है, बच्चे किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं, स्वच्छता, पर्यावरण। और अण्वत बालोदय कैंप जो हमारा उसमें चलता है, और उस कैंप में हर महीने एक मीटिंग्स होती है, और मीटिंग में किस किस बातों पे हम किस प्रकार से विचार करें। बालोदय कैंप अगर अटेंड किया है और उसके बाद वापस किस प्रकार से उसका फॉलोअप किया जाता है, तो ये चीजें जो छोटी छोटी आत्मानुशासन की है, चाहे मन की बात हो, हमको गुस्सा नहीं आए, आलस्य नहीं आए, तो किस प्रकार से हम किसी बात को, जब हम कहते हैं काम का हमारा अनुशासन होना चाहिए कि किसी भी काम को हम करना चाह रहे हैं टाले नहीं कभी भी, ये काम हमने लिस्ट बना ली तो इस काम को करें। तो ये एक प्रकार का आत्मानुशासन है। और कैसे करें आत्मानुशासन, तो हम अण्वत के छोटे छोटे नियम के द्वारा कर सकते हैं। हम हमारे लक्ष्य को तय करें, मोबाइल के चीजों को कम देखें, हम आलस्य को दूर करें। महात्मा गांधी सरयू मतलब साबरमती नदी के किनारे नहा रहे थे छोटे से बकेट में, और उनके भी एक भाई मोहन भाई खेड़ा वाले, उन्होंने कहा कि आप इतनी नदी इतनी बड़ी बह रही है और आप पानी इतना सा यूज कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा
कि ये जो पानी है उस पे सिर्फ मेरे बाप का अधिकार नहीं है, ये पूरी सृष्टि का अधिकार है। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी पानी लेता हूं तो मेरे चोरी का भागीदार बनूंगा। तो किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो हमें आत्मानुशासन की बात कही है, किस प्रकार से हम उस पर अमल करें। तीसरा जो हमारा इस सब्जेक्ट में हमारा विकसित भारत, हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो केवल हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना ही एक विकसित भारत नहीं है। ये अणुत्व के संदर्भ में बहुत सटीक बैठता है कि हम हमारा समग्र भारत हो, सशक्त भारत हो और संस्कारी भारत हो, सबसे बड़ा। और संस्कारी भारत की जब हम बात करेंगे तो आचार्य तुलसी ने जो हमारा अणुत्व आंदोलन का एक सूत्र दिया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और अभी जो आपको 11 आचार हमारी अणुत्व की आचार संहिताओं का वाचन कराया, उसको हम छोटे रूप में अगर करें तो व्यक्तिगत स्तर पर हम किस प्रकार से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सामाजिक लेवल पर किस प्रकार से हम नशा मुक्त और व्यसन मुक्त बन सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार से सहिष्णुता, साहित्य मतलब सांप्रदायिक विरोधी जो हमारी ताकतें हैं उनको किस प्रकार से फेंक सकते हैं, चुनाव विरोधी जो आप आजकल अभियान चल रहा है, और उसके अलावा बहुत सारी आर्थिक चीजें हैं जिसमें हम टैक्स चोरी की बात करें, कानूनी बात की बात करें, तो ये 3 स्तर पर हम देखेंगे तो अणुत्व आंदोलन हमारा बहुत योगदान दे रहा है। और एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से अर्जुन ने माधव से कहा कि ये जो आप ये पतंग और डोर की एक बात बताई कि किस प्रकार से हम सफल जीवन का सूत्र क्या है। तो हमारा जो अर्जुन, उन्होंने कहा कृष्ण ने कि आप एक बार ये लेके आइए पतंग और डोर, और उस पतंग और डोर को जब बांधी और वो पतंग और डोर जब ऊपर गई तो माधव ने कहा ये पतंग जो है डोर के कारण से आगे नहीं बढ़ रही, ऊपर नहीं जा पा रही है, तो इसकी डोर को हम काट दें क्या। तो कृष्ण ने कहा कि आप काट दीजिए। तो जैसे ही डोर को काटी वो ऊपर तो गई लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे गिर गई। तो उसी प्रकार से ये हमारा अणुव्रत आंदोलन जो है एक पतंग की तरह बांधे हुए हैं। हमारे को बंधन में जरूर लगेगा कि हम किस प्रकार नियमों को बांधे, लेकिन ये बंधन जो है हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जिस दिन हमने अणुव्रत आंदोलन को हमने साइड में कर दिया या उसकी बातों को गौण कर दिया तो शायद हमारा पतन भी उस पतंग की तरह के होगा। और अंत में एक छोटी सी कविता कि हम जीना तो नहीं भूल गए, एक बहुत ही मार्मिक कविता है कि हमने किस प्रकार हमारी जिंदगी भागम भाग चल रही है और हम जीना भूल गए हैं। तो उस पर एक छोटी सी कविता है, उसके साथ मैं समापन करूंगा। पहले हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास करने के लिए वो मरते रहे, पहले हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास करने के लिए वो बढ़ते रहे, फिर कॉलेज पूरा करने के लिए डटे रहे ताकि कमाना शुरू कर सके, फिर शादी के लिए बेचैन रहे, फिर बच्चों के लिए, और फिर बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाए इस कोशिश में तपते रहे। फिर एक दिन वो रिटायर हो गए काम से, फिर एक दिन वो रिटायर हो गए काम से, और आज जिंदगी से रिटायर हो रहे हैं क्योंकि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अचानक उन्हें लग रहा है जिंदगी की भागम भाग में वो जीना तो भूल ही गए थे, कहीं आप तो वो नहीं, आप अपने साथ ऐसा मत होने देना है दोस्त, जमकर जीना और उल्लास और अणुव्रत के साथ जीना। ओम आरम। बहुत बढ़िया। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विमल जी के प्रति। और आपने बहुत छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से अणुव्रत को किस तरह हम अपने जीवन में ला सकते हैं इस पे प्रकाश डाला। एक बार पुनः आपके प्रति आभार। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ उनका पूरा जीवन अणुव्रत को समर्पित कर दिया है। जहाँ तक मैं उन्हें देखती हूँ हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में अणुव्रत के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, और किस तरह अणुव्रत को व्यापक बनाए उनका हर वक्त यही श्रम रहता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वक्तव्य के साथ हमारी प्रेरणा वक्तव्य के लिए डॉक्टर कुसुम जी लूनिया, प्रभारी उपाध्यक्ष अणुव्रत लेखक मंच। थैंक यू। अणुव्रत अनुशासता के श्री चरणों में शशत वंदन। अणुव्रत विश्व भारती के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब, प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक जिनेन्द्र जी, कुशल संचालिका,
और कलम के पहरेदार सशक्त साथियों, स्वाधीनता दिवस पर ये बहुत ही सुंदर विषय के साथ आज लेखक मंच की संगोष्ठी रखी है। मेरा तो हृदय बहुत अभिभूत हो गया जब फिजिशियन डॉक्टर विमल कावड़िया को अनुव्रत की इतनी गहरी परिभाषाओं को परिभाषित करते सुना। तो मुझे लगा कि लेखक मंच ने डॉक्टर को भी साहित्यकार बना दिया, जिनेंद्र भैया ने। मतलब किस तरह से ये लेखक मंच काम कर रहा है, बहुत ही आप सबको, पूरी टीम को और साथ ही जुड़े हुए सबको बहुत ही साधुवाद है, बधाइयां हैं और मंगल भावनाएं हैं कि जिन आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उसी दिन उन्होंने समझ लिया था कि व्यक्ति के सुधार के साथ ही राष्ट्र का सुधार हो सकता है, इसीलिए उन्होंने निज प्रशासन फिर अनुशासन का शंखनाद दिया। लेकिन आज तो ग्लोबल विलेज के सभी नागरिक भी, अगर हमें विश्व को स्वस्थ रखना है, इस प्लेनेट को रहने लायक रखना है, तो भी अणुव्रत की जरूरत ही है। तो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए आज के इस आयोजन को मैं बहुत बधाइयां देती हूँ। और जिनेंद्र जी, आपको, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह आप मतलब कंटिन्यूस मीटिंगें करते हुए अपना जो लेखक मंच का केंद्रीय आयोजन है उसमें भी इसी जागरूकता के साथ सब लोग जुड़े रहें और ये सारी जो कुशल संचालिकाएं हैं इनका भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो, बहुत अच्छा इनका उपयोग हो और देश भर के साहित्यकार, अभी विदेशों का तो नहीं कहते, देश भर के साहित्यकार, सेलेक्टेड साहित्यकार अपने 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अणुव्रत अनुशासता के सानिध्य में लाडनू पहुंचे। इन्हीं सब मंगल भावनाओं के साथ पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सबको अग्रिम बधाइयां। जय अणुव्रत। बहुत बहुत आभार कुसुम दीदी, और आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे। अब हम विचारों की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारे साथ पूरे देश भर से साहित्यकार जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि एक विचार ही परिवर्तन के लिए बहुत बहुत है। तो उन विचारों को शुरू करते हैं हम। और आज मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी सबसे पहले, हाँ, दिव्या सिपानी जी को अपने विचारों के साथ। दिव्या सिपानी जी। दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है? भी नहीं लग रहा है अब। जी, तो हम आगे क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी विचार श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान प्रकाश जी तातेड़, जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमान प्रकाश जी तातेड़। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के सभी पदाधिकारी गण, मेरे साहित्यकार मित्रगण, बहुत अच्छा कार्यक्रम का आगाज हुआ है। भावना जी का सुंदर संचालन चल रहा है। इस बीच जिनेंद्र जी ने दीपक को याद किया कि भाई दीपक जलाना कहाँ मना है। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। और इसी भावना से आचार्य श्री तुलसी द्वारा ये अणुव्रत आंदोलन का दीप जलाया गया, जो निरंतर अपनी रोशनी आगे फैला रहा है। मैंने, और आज का विषय बहुत अच्छा है, उस विषय का बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ है। मैंने 5 मुक्तक आज के कार्यक्रम के लिए लिखे हैं। मैं कम शब्दों में अधिक कहने की कोशिश करता हूं। संत तुलसी का वरदान है अणुव्रत, संत तुलसी का वरदान है अणुव्रत, तेरा पंथ का अरमान है अणुव्रत, जगत में सद्गुण बढ़ते रहे निरंतर, ये दुर्गुणों का अवसान है अणुव्रत, ये दुर्गुणों का अवसान है अणुव्रत। बहुत बढ़िया। जो अणुव्रत को अपनाता, जो अणुव्रत को अपनाता व्यक्ति वही गुणवान है। जो छोटे छोटे संकल्प निभाना अणुव्रत की पहचान है। संकल्प से ही सफलता जब मन हमारा माने,
संयम से ही जीवन अनुव्रत का आह्वान है, अनुव्रत का आह्वान बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजादी के लिए लोकतंत्र चाहिए, आजादी के लिए लोकतंत्र चाहिए, सुख सुविधा के लिए विविध यंत्र चाहिए, युद्ध और हिंसा को जग से मिटाने अणुबम नहीं, अनुव्रत का मंत्र अरे चाहिए, बहुत अनुव्रत का मंत्र चाहिए। बहुत बढ़िया। जनता को भाषण नहीं, राशन चाहिए, जनता को भाषण नहीं, राशन चाहिए, देश को एक ईमानदार प्रशासन चाहिए। कोई कुछ भी माने, मेरा तो यही विश्वास है, राष्ट्रीय विकास के लिए अनुशासन चाहिए, अनुशासन चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अक्षर ज्ञान के बिना चेतना अंकुरित नहीं होती, हृदय की शिक्षा बिना मानवता विकसित नहीं होती, हृदय की शिक्षा बिना मानवता विकसित नहीं होती। विकसित भारत के निर्माण का है यही सूत्र, विकसित भारत के निर्माण का है यही सूत्र, अनुशासन के बिना आजादी फलित नहीं होती, अरे आजादी बहुत बढ़िया, फलित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। अनुशासन के बिना आजादी फलित नहीं होती। बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी आपने। और बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी, बहुत सारगर्भित बात कह दी है। तो अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमान मोहन जी भंसाली, गंगा शहर से अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो श्रीमान मोहन जी भंसाली अपने वक्तव्य के साथ। इसी क्रम में शायद मोहन जी मोहन हमारे जी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ जी मोहन जी, आपका स्वागत है। मैं एक बार पुनः आमंत्रित करूंगी श्रीमान मोहन जी बंसाली को अपने वक्तव्य के लिए। आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। मोहन जी जुड़े हुए तो हैं। जुड़े हुए हैं, वो कविता वाचन भी कर रहे हैं शायद, लेकिन अनम्यूट नहीं किया है। हाँ, हाँ, मोहन जी को अनम्यूट हाँ मैंने कर दिया, कर दिया। कर दिया ना। जय जिनेंद्र साहब, हाँ मोहन जी। एक सेकंड, हमारे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, व्हाट्सएप एक सादर जय जिनेंद्र अनुवर्त लेखक मंच पर सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संयोजन महोदय, संयोजिका आदि सभी साहित्यकार बंधुओं को, कलमकारों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय अपने आप में एक अनूठा है। स्वतंत्रता के दिवस की पूरे देश भर में तैयारी है और जिनेंद्र जी अपने प्रतिभा के अनुरूप प्रति महीने कोई न कोई प्रेरणादायक विषय प्रस्तुत करते हैं और इसी विषय पर मैं एक अपनी रचना के द्वारा भावना की अभिव्यक्ति दे रहा हूं। शीर्षक है स्वतंत्रता का लक्ष्य। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त। शिक्षा और दीक्षा में निपुण बनकर, शिक्षा और दीक्षा में निपुण बनकर नव तकनीकी की दौर में आगे बढ़ो, नव तकनीकी की दौर में आगे बढ़ो। माँ बाप के सपनों को, माँ बाप के सपनों को साकार कर अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा दो। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त। नौकरी की चाह से ऊपर उठकर, नौकरी की चाह से ऊपर उठकर औद्योगिक क्षेत्र में नव निर्माण करो। डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी में छलांग भर। गांव शहर घर घर, गांव शहर घर घर क्यों और रोजगार का वरदान दो। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त कर। स्वस्थ और श्री संपन्न बन, स्वस्थ और श्री संपन्न बनकर
आत्मनिर्भरता का सोपान साकार करो। शिक्षा, चिकित्सा व यातायात को सुदृढ़ कर बाढ़ की जलधारा से रेगिस्तान को हरा भरा करो। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त आदि से नशा मुक्त बनकर, ड्रग्स आदि से नशा मुक्त बनकर नवनीत कीर्तिमान का संकल्प सिद्ध करो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास पात्र बनकर मां भारती के आंचल में विकास की दरिया बहा दो। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करो। साधना के शिखर पुरुष की राह पकड़कर सम और श्रम के मंत्र आत्मसात करो। सुख समृद्धि के लिए अणुवृत्तों का श्रृंगार करो। सुख समृद्धि के लिए अणुवृत्तों का श्रृंगार करो। त्राही त्राही करते मानव को क्षमा व मैत्री का वरदान दो। क्षमा व मैत्री का प्रकाश दो। जागो युवा जागो, तिरंगा उत्सव पर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करो। स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करो। स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करो। ओम बहुत बढ़िया। ओम अरम, बहुत बहुत आभार। और युवाओं को जागने का जो आह्वान आपने किया है और उसके साथ अनुव्रत को जिस तरह से जोड़ा है वह सही में प्रशंसनीय है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच उपस्थित लता जी अग्रवाल अपनी अभिव्यक्ति के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ लता जी अग्रवाल को। डॉक्टर लता जय अग्रवाल, जिनेंद्र। भोपाल हाँ से। जी जी जय जिनेंद्र सभी को। और जैसा कि आज का विषय है बहुत प्रासंगिक है कि हम बात करें कि हमारे देश की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राण दिए। बड़े संघर्षों के बाद हमें ये आजादी मिली थी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने उस आजादी के मोल को सही मायने में पहचाना। तो कई प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े होते हैं। जो पिछले दिनों दिल्ली में हादसे हुए हैं, उन हादसों को देखकर बहुत से सवाल उस स्वतंत्रता को लेकर खड़े होते हैं। तो जहां तक मेरी नजर में किसी भी स्वतंत्रता की यदि हम बात करते हैं तो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जब सामंजस्य होता है, जब तालमेल होता है, तब ही वो स्वतंत्रता का सही मायना सिद्ध होता है। और यही हमारे अणुव्रत की आचार्य संहिता है। आचार्य तुलसी ने जैसा कहा है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी को का वध नहीं करूंगा, या मैं आक्रमण नहीं करूंगा, या मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। तो ये जितने हमारे अणुव्रत के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को यहाँ रेखांकित करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ये स्वाधीनता व स्वानुशासन की यात्रा जो इस समय हम देख रहे हैं कि बड़ी डामाडोल है, तो यहाँ हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इन सिद्धांतों से अवगत कराने की आवश्यकता है। स्वानुशासन यानी अपने ऊपर जो शासन, आपका अपना अनुशासन है। और ये अनुशासन तभी हो सकता है कि जब कोई बाहरी ताकत आपको प्रभावित न करे। आप अपने आप में इतने दृढ़ संकल्पित हो कि आपको कोई भी अपने संकल्पों से हटा न सके। तो यहाँ पर वही फिर सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में हुई जो घटनाएं हैं, जो युवाओं का आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश उनका अपनी जगह सही था, लेकिन वही प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या वो पूरी तरह स्वानुशासन था, क्या उस पर किसी प्रकार की बाहरी शक्ति का आक्रमण उन पर नहीं था। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपने आप में समझेंगे। दूसरा है कि सार्वजनिक जैसा कि हमारे अणुव्रत के सिद्धांत में ही है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, अधिकारों का सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर भी ये सवाल उठता है कि क्या हम सही मायने में अपने अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों को सही मायने में पहचान रहे हैं। और
दूसरी बात, ये जो घटना हुई है इसमें दोनों पक्षों की मैं बात कर रही हूँ, केवल युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चों को जो दंडित किया गया है तो उस पर भी मैं कहना चाहूंगी कि हम मतलब सार्वजनिक हर बात के लिए कानून का दंड ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे विवेकशील जो भी उच्च वर्ग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उन्हें चाहिए कि सही आचरण से बच्चों को प्रेरित करते हुए उनकी दिशा को बदलें, न कि दंड ही इसका एकमात्र उपाय है। और यही बात हमारी आचार्य संहिता कहती है। दूसरा है कि आचार्य तुलसी ने प्रारंभ किया ये इस जो व्यक्ति को कहना चाहिए कि अणुवत आंदोलन जो आरंभ किया है, कि व्यक्ति के जीवन के उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बहुत बड़े बड़े संकल्प करिए, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े संकल्पों से बदलाव नहीं होता। बदलाव जब भी होगा छोटे छोटे संकल्पों से होगा। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि हम छोटे छोटे संकल्प लें, कि अपने अंदर ईमानदारी का भाव रखें। हम अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं, हमारी बात कहने का तरीका क्या हो, हमारी बात की दिशा क्या हो, तो इन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। तो यह भी बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने लायक है। फिर अणुव्रत हमें बताती है कि राष्ट्र निर्माण केवल संसद, सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। सभी को मिलकर इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। और आज जो करोड़ों नागरिक हम देख रहे हैं कि देश में कहना चाहिए जो बड़ी समस्या है, बेरोजगारी तो अपने आप में है ही, जो बड़ी समस्याएं हैं उसमें यह है कि ईमानदारी का अभाव हुआ है, लोगों में हिंसा का भाव आ रहा है। आए दिन हम घटनाएं देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे लोग इतने हिंसक हो जाते हैं कि किसी की जान भी ले लेते हैं। तो जो इस तरह के करोड़ों लोगों में हम जो ये हिंसक भावनाएं देख रहे हैं, संयम का अभाव देख रहे हैं, ईमानदारी का अभाव देख रहे हैं, देश के प्रति उनकी जो कहना चाहिए कि एक रक्षात्मक भाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि हमने स्व अनुशासन, जैसे कि अभी यहाँ बात की थी कि राष्ट्र अनुशासन, स्व अनुशासन, जब तक हम अपने आप में अनुशासन नहीं करेंगे तब तक हम राष्ट्र के अनुशासन को भी नहीं पा सकते हैं। तो ये बात सब में हमें मतलब आचार्य संहिता, अणुव्रत की आचार्य संहिता को जन जन में पहुंचाने की आवश्यकता है, कि हम देखें कि हम कैसे अपने आप को स्व अनुशासित कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को अनुशासित कर पाते हैं तो अपने आप देश अनुशासित रहेगा, और देश अनुशासित रहेगा तो अपने आप देश का विकास होगा। क्योंकि देश का विकास बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं होता है, ये होता है छोटे छोटे संकल्पों से जो देशवासी ले। देशवासी अगर ये संकल्प लेते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक की बात मैं कर रही हूँ, कि अगर हर देशवासी ये संकल्प लेता है, चाहे वो बच्चा हो छोटा, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े लोग हों, ये सभी अगर स्व अनुशासन के आधार पर चलते हैं तो अपने आप भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता, और इसके विकास की दशा और दिशा निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगी। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार लता जी। और आपने जो चिंतन दिया है कि जो इस वक्त दिल्ली के जो जहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बारे में आपने अपनी राय रखी, और किस तरह इसको हम अच्छा बना सकते थे उस बारे में भी आपने कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले सभी वक्ताओं से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि हम अपनी बात 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही करें, 3 मिनट तक, क्योंकि चूंकि हम ऑलरेडी आज थोड़ा विलंब से चल रहे हैं। तो अब मैं अगले वक्ता के तौर पे आमंत्रित करना चाहूंगी एस भाग्यम शर्मा जी, जो जयपुर से हमारे साथ अगर यहाँ पे उपस्थित है। एस भाग्यम शर्मा जी। नहीं, मेरे ख्याल से जुड़े नहीं है वो। नहीं। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी दिवाकर जी दिनेश गौड़, अगर वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो। शायद वो भी नहीं दिवाकर जुड़े दिनेश हैं। गौड़ भी नहीं है। प्रोफेसर टीके जैन बीकानेर से। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री विजय सिंह जी नाहटा। या विजय सिंह जी, आप अपने आप हाँ, को विजय अनम्यूट सिंह कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अणुव्रत अनुशासता के चरण कमलों में भक्ति वंदना। अणुव्रत
विश्व भारती के सभी पदाधिकारीगण, अनुव्रत लेखक मंच के संयोजक महोदय और आज इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही महोदया और सभी प्रबुद्ध लेखकगण, मैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र अर्पित करता हूं। आज का विषय जो हमारे चिंतन के लिए रखा गया है ये बहुत ही समीचीन है और मैं समझता हूं कि ये हमेशा ही समीचीन ही विषय है, क्योंकि स्वाधीनता से स्वानुशासन, स्वाधीनता को जैसे हम 1947 तक कन्फाइन करते हैं कि 1947 में हमें एक सांकेतिक आजादी मिली, लेकिन अणुव्रत में जो स्वाधीनता का मतलब है वो ये है कि हमारी स्वाधीनता के केंद्र में व्यक्ति है, मनुष्य है। उस मनुष्य ने अनैतिकता से, अप्रामाणिकता से, हिंसा से और असहिष्णुता से, इस तरह के विकारों से कितनी आजादी ली, कितना अपने आप को उसने आजाद किया। तो स्वाधीनता को हम एक भौतिक दृष्टि से देखें तो जो देश आजाद होते हैं, मुल्क आजाद होते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक हमारी यात्रा का एक पड़ाव है और वहां से हमने एक नए अध्याय का शीर्षगणेश किया कि हम 47 में आजाद हुए। लेकिन ये देश तो अनंत अनंत चौबीसियों का देश है, जिसमें अनंत अनंत चौबीसियां हुई और इस चौबीसी के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन किया। उन्होंने पुरुषों को 72 और महिलाओं को, स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई और उन्होंने एक पूरी आजादी और पूरा एक समाज के सामने विजन प्रस्तुत किया। तो अणुव्रत का जो स्वाधीनता का मेरा जो सोचने का दायरा है वो यह है कि हम कितना व्रतों के माध्यम से, कितना हम हमारे भीतर जो विकार हैं, जो समाज जीवन और राष्ट्र जीवन में तो बाद में आते हैं, लेकिन यदि उसका व्यक्ति को एक इकाई मान करके सबसे पहले यदि हम चिंतन करें तो हम पाते हैं कि हम कहाँ हैं। व्यक्ति के रूप में जब हम मूल्यांकन करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो व्रत हमारे को दिए गए हैं, जो 11 हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें जो 11 सूत्र, उन सूत्रों में कितने सूत्रों को हम स्वयं अडॉप्ट करते हैं। तो हम पाएंगे कि यदि हम उन सूत्रों को अडॉप्ट करते हैं तो आत्यंतिक रूप से करते हैं या हर परिस्थिति में करते हैं या कभी कभी करते हैं या कैसे करते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई तो हम डामाडोल हो गए, या तो उसमें हम अपने आप को यदि उसमें इवेल्युएट करेंगे और निश्चित रूप से चाहे बहुत बड़े परिवर्तन का अभी हेतु न भी बना हो, लेकिन अणुव्रत के बिना कोई बहुत बड़े परिवर्तन संभव ही नहीं है। क्योंकि जब समाज में इतनी नकारात्मक शक्तियां होती है तो एक सकारात्मक शक्ति प्रतिरोध के रूप में खड़ा होती है और अणुव्रत मैं समझता हूं कि ऐसा प्रतिरोध उपस्थित करता है। प्रतिरोध से मतलब विरोध नहीं है, प्रतिरोध का मतलब आपको एक समानांतर कोई चीज वहां, नैतिकता की कोई चीज है, कोई ऐसा मंच है जो आपको वहां सोचने के लिए और आपको उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध करता है। स्वानुशासन व्यक्ति की स्वयं की जो धारणा है उस धारणा से ही निकलता है और स्वाधीनता और स्वानुशासन मैं समझता हूं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। जहां पर स्वाधीनता होगा, अभय होगा, वहां पर निश्चित रूप से स्वानुशासन निकल के आएगा। हमारे तीर्थंकर अभय दान देते हैं तो वो अभय दान तब आता है जब व्यक्ति अपने आप में अनुशासित होगा और जितने भी उसके नैतिक मानदंड हैं उन नैतिक मानदंडों पर वो खरा उतरेगा, तो निश्चित रूप से उसके भीतर से जो अभय का प्रस्फुटन होगा वही उसे सच्ची स्वाधीनता देगा और वही उसे स्वानुशासन की दिशा में अग्रसर करेगा। तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियां आचार्य तुलसी के सामने थी, उसके बाद में जो 78 ईयर्स का हमारे राष्ट्र का, समाज का जो भी यात्रा है, उस यात्रा में हम देखते हैं कि जातिवाद है, पंथवाद है, सांप्रदायिकता है, अराजकता है। आज हम सब देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश में संसद को ठप किया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले की कुछ ही दिनों पहले की घटना है कि जैन जी के रूप में किस तरह से कॉकरोच पार्टी ने पूरी संसद को एक तरह से ठप कर दिया। तो ये जो दृश्य उभर रहे हैं, उन दृश्यों से ये लगता है कि कहीं समाज में व्यक्ति को और व्यक्ति के रूप में जो उसका हित है, उस हित को बहुत दरकिनार कर दिया गया है। वो हित कई बार भौतिक होता है, लेकिन वो हित भौतिक इसलिए लगता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसके पास संसाधन नहीं है,
वो सारी समस्याएं वहां से जुड़कर आती है। महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जीवन बहुत द्वंद्वात्मक है, इसमें यदि न्याय है तो अन्याय भी है, सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, रात है दिन है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। तो ये बड़ा द्वंद्वात्मक जीवन है। इस जीवन को और इसकी जटिलताओं को जब हम देखते हैं, और भारत जैसे देश में यहाँ की जो जटिलताएं हैं उनका यदि हम देखें, तो उन जटिलताओं के बीच में जो अंधकार हमें कहीं दिखाई देता है, तो उसमें अणुव्रत उस स्पेस को भरता है और वहां लोगों के मनों में उनके खालीपनों को भरता है, और उस वैक्यूम को भर करके और एक विचार, एक आइडिया उसमें संप्रेषित करता है कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है। यदि हम आक्रमण करते हैं तो अनाक्रमण भी इसका एक तरीका हो सकता है। यदि हम निरपराध प्राणी की हिंसा करते हैं तो हम समता की साधना करके और उस निरपराध प्राणी को बचा भी सकते हैं। यदि हमें ब्रह्मचर्य की दिशा में जो पूरी दुनिया जा रही है, जिस तरह से हम आज देखते हैं हमारा समाज जा रहा है फैशन की दुनिया में, और किस तरह से मतलब क्या है कि नैतिकता का क्षरण हुआ है, उस दिशा में अणुव्रत हमारे को एक दर्शन देता है कि भी ये ऐसा भी हो सकता है, ये समाज ऐसा भी हो सकता है, समाज जीवन की दिशा को इस तरह से भी बदला जा सकता है। तो एक किस तरह से सकारात्मक समाज बने, समृद्ध समाज बने और सशक्त समाज बने, क्योंकि समृद्ध और सशक्त समाज में नैतिकता का वर्ण ज्यादा आसानी से हो सकता है बनिस्बत असमान समाज हो, गरीब समाज हो, दबा हुआ कुचला हुआ समाज हो। तो ऐसा समाज आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत सी समस्याएं गरीबी से पैदा होती हैं, संसाधनों की कमी से पैदा होती है, अभावों से पैदा होती है। तो अणुव्रत सबके लिए रास्ते खोलता है। जैसे अभी गांधी जी का जिक्र हुआ था, तो गांधी जी ने यही कहा था कि ये पृथ्वी, ये सृष्टि सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को पूरा नहीं कर सकती। और हमारे तीर्थंकर भी यही कहते आए हैं कि इच्छाएं अनंत है। हमारे आगमों में भी ये बात कहते इच्छाएं अनंत है। जब इच्छाएं अनंत है और उन अनंत इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब पूरी दुनिया सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं तो विराम लेना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कहा भी है, गोधन गजधन वारिधन और सब धन दूरी समान, संतोष जब आ जाए तो सब धन दूरी समान हो जाते हैं। इस तरह का एक हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलन भी है। तो इस तरह से अणुव्रत एक तरह से समता मूलक समाज की दिशा में व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है, और वह उन खाली जगहों को भरता है कि भाई ये दुनिया ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है। आप क्यों हिंसक हो रहे हो, क्यों अराजक हो रहे हो, क्यों आक्रमण की दिशा में जा रहे हो, क्यों निरपराध प्राणी की हिंसा कर रहे हो, क्यों इस तरह से भौतिक जगत की तरफ आप दौड़ रहे हो। तो कहीं न कहीं उसका सीमाकरण करना है। हाँ ठीक है, कहा गृहस्थ के लिए धन भी आवश्यक है, लेकिन वो धन का भी एक सीमाकरण करने की बात अनुरोध करता है। और अब हम देखते हैं, जैसे बहुत हम पढ़ते हैं अमेरिका में वॉरेन बफेट ने अपनी लगभग 90% संपत्ति को दान किया है, और उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं जब इस पृथ्वी को छोड़ूं तो लगभग सारी संपत्ति को मैं दान कर दूं। तो ये जो विचार हैं, ये मतलब क्या है कि कहीं न कहीं उन्होंने अणुव्रत को पढ़ा होगा। वॉरेन बफेट की लाइफ में ये जो इंस्टेंस आया, उन्होंने पूरी दान कर दी। तो ये एक तरफ तो आप मतलब क्या है कि मटेरियलिज्म का पूरा क्लाइमेक्स आपने छू लिया, और उसके बाद में आप दान की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ बीच में कोई ऐसा नैतिक विचार, कोई अणुव्रत, कोई ऐसी मतलब सदाशयता का विचार किसी भी रूप में उनके सामने आया है, उनके चिंतन में आया है। तो ये जो हमारे खाली मस्तिष्कों को भरने का काम जगह-जगह अणुव्रत करता है, विजय जी क्षमा दैनंदिन जीवन। कीजिए, समय की थोड़ी मर्यादा है, प्लीज। जी, जी, जी। हाँ विजय चलो, जी। जी। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अणुव्रत का जो ये आज का आयोजन हुआ है, इसके लिए निश्चित रूप से सोचने का एक बहुत अच्छा हमें प्लेटफ़ॉर्म भी मिला है, और निश्चित रूप से समय की कमी है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी से सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार विजय जी के प्रति। और आपने सही कहा कि व्यक्ति अगर स्वयं पे शासन कर लेता है तो सही मायने में स्वतंत्र हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। तो हम अपने आप पर आत्मानुशासन करना सीख लेंगे तो शायद हमें और किसी से शासित होने की आवश्यकता नहीं होगी। और किस तरह आपने छोटे छोटे बातों से, बेसिक बातों में अणुव्रत को किस तरह हम स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः आपके प्रति। और अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना जी जैन को, जो भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना जी अपने वक्तव्य के साथ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमन मंच,
जय अनुव्रत। अनुव्रत हमेशा से प्रासंगिक रहा है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को अगर कोई राह दिखा सकता है तो वो अनुव्रत ही है। आज का विषय है स्वाधीनता से स्वानुशासन तक। स्वाधीनता दिवस आने वाला है, तो मेरी जो ये रचना है ये शहीदों को समर्पित, उनके प्रयास को समर्पित और हमारी चेष्टा को समर्पित रहेगी। शुरुआत करूंगी मैं एक मुक्तक से। नेह भाता है जिनको सपने वतन के साथ पलते हैं, नेह भाता है जिनको सपने वतन के साथ पलते हैं, सिंदूरी शाम जागे तो कसम लिए साथ चलते हैं। पर जननी हेतु खुद को भी इस कदर बिसराया है, वतन से प्यार है जिनको कफन लिए साथ चलते हैं, वतन से प्यार है जिनको कफन लिए साथ चलते हैं। मेरी रचना भी मैं मुक्तक के रूप में ही प्रस्तुत कर रही हूँ जी। कतरे कतरे से देश बनाया, आजादी के दीवाने थे वो। कतरे कतरे से देश बनाया, आजादी के दीवाने थे वो। सांसों में बहती उनके भारत माँ, क्षमा पर मिटने वाले परवाने थे वो। रोशन हो गई राह शहादत, रोशन हो गई राह शहादत, जागा हिंदुस्तान और सबने ख्वाब सजाए। शौर्य दिखाती गढ़ी कहानियां, दुख से उबरे तब पाया था हमने आजादी को। और ये आजादी हमें किस तरह से मिली वो मैंने लिखा। मंगल पांडे ने जो हुंकार भरी, गूंजा भगत सिंह और फिरंगी थर्राया था। खौफ बना चंद्रशेखर, चकमा देते देते गोली मारी और आजाद कहाया था। कैसे भूलेंगे उधम सिंह को, कैसे भूलेंगे उधम सिंह को। 21 सालों तक प्रतिशोध दबाकर डायर को भून मार दिया था। देशभक्तों की शान निराली, फांसी चढ़ते चढ़ते बिस्मिल ने वंदे मातरम को गाया था। सुभाष चंद्र और गांधी जैसे जाने कितनों ने मातृभूमि का मान बढ़ाया था। कंगूरे बनकर दम के सारे, लेकिन गुमनाम शहीदों ने भी अपना खून बहाया था। सहने की सूख गई शाही, लेकिन गाथाएं गूंज रही अब भी भारत के गलियारों में। सूख गई शाही, लेकिन गाथाएं गूंज रही अब भी भारत के गलियारों में। सहने की सीमा से ऊपर सहकर हंसते हंसते वीरों ने जोश दिखाया था। और फिर हमको आजादी मिली। व्यर्थ न हो ये कुर्बानी, बेखौफ शहीदों ने स्वर्णिम भारत का सपना सजाया था। आजाद वतन की हसरत लिए खुद को बसंती चोला पहनाया था। यशोगान से ही तो भारत नहीं बढ़ेगा, यशोगान से ही तो भारत नहीं बढ़ेगा। चाहे अब भी सपूत ही ये केवल वसुंधरा, जयचंदू की तो खैर नहीं हो भाव वही सीने में। देशभक्तों ने जो खूब छलकाया था। नहीं चाहिए जोशीला नारा, नहीं चाहिए जोशीला नारा, भारत माँ के खातिर तुम तो केवल कर्म करो। देश रहे बस तुमसे ऊपर, निज पर शासन हो और तुम केवल सही करो। तुम भी हो सकते हो सैनिक, तुम भी हो सकते हो सैनिक, गलती को किसी की घर नहीं छुपाया। सीधे और सच्चे बने रहो, लेकिन अपराधी को कभी न तुम माफ करो। चलता रहे स्वाधीनता का जश्न हमेशा, चलता रहे स्वाधीनता का जश्न हमेशा। देश प्रेम ही भारत को महकाएगा। हो जाए हर मन आजाद तो फिर हर भारतवासी असहयोगी बन जाएगा। इंसानी फितरत अपनाकर ही हम वीरों को सुकून दे पाएंगे। करेंगे फक्र बिस्मिल और सुभाष, तब शहीदों को भी चैन मिल जाएगा, शहीदों को भी चैन मिल जाएगा। जय भारत, वंदे मातरम, जय जनक। बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत 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 बढ़िया अर्चना जी, और बहुत खूब कहा आपने। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गौतम जी सेठिया को अपने विचारों के साथ। आदरणीय गौतम जी सेठिया। सर्वप्रथम तो मैं
परमाराध्य अनवर्त अनुशास्ता आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में अपनी वंदना संप्रेषित करता हूँ। अनुविभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुगड़ जी, आदरणीय पटारी जी और स्वयं आप संयोजक महोदया, आज विषय जो है मैं ये समझता हूँ कि तीनों एक दूसरे पर आधारित है। स्वाधीनता, स्वानुशासन और राष्ट्रीय निर्माण तीनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। इन तीनों में एक ही विषय गुंफित है कि किस प्रकार हम अनवर्त के माध्यम से इन तीनों विषयों पर अपने देश को विकसित कर सकते हैं। जहां तक मैंने समझा है, हमें आज ये चिंतन करना बहुत ही आवश्यक लगता है कि देश को आज क्या आवश्यकताएं हैं, देश को क्या अपेक्षाएं हैं, देश को क्या वांछनीयता है, और उस वांछनीयता और उस अपेक्षाओं के संदर्भ में अनवर्त की क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि स्वाधीनता अपनी जगह पर है और स्वानुशासन भी उससे संबंधित है। स्वाधीनता और स्वानुशासन के साथ में अनवर्त की क्या भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये हम ये समझते हैं कि सामुदायिक बोध की अगर हम परिभाषा करना चाहें तो लगता है कि सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विकल्प है तो वो अनवर्त ही हो सकता है। सामुदायिक बोध का मेरा तात्पर्य यह है कि हम ये समझें कि हम अकेले नहीं हैं, ये भारतवर्ष अकेला नहीं है, सारा राष्ट्र, सारा विश्व, सारा सृष्टि एक है। किसी एक में हम अगर टूट जाते हैं या किसी एक में बिखराव पैदा करते हैं तो ये सच मानिए कि सारे सृष्टि का हम नुकसान करते हैं। इस भावना से अगर हम सोचते हैं तो कोई भी व्यक्ति अनैतिक या बेईमानी का व्यवहार नहीं करेगा। उसे यह स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो सारी सृष्टि के साथ गलत कर रहा है और वह लौट कर मेरे ही पास आएगा। ये भावना अगर जब हमारे अंदर आ जाती है तो निश्चित मानिए कि हम न तो किसी के साथ बेईमानी करेंगे और न किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में अनवर्त का ये जो आचार संहिता है, मैं उस आचार संहिता को यूं मानता हूं कि ये एक प्रकल्प है आचार बोध की। किस प्रकार इस बोध को हमें समझना है। अनवर्त के नियम तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन अनवर्त के पीछे जो भूमिका है, उसका जो प्रकल्प है, उस प्रकल्प को हमें समझना है कि वो प्रकल्प क्या करता है। ये सामुदायिक बोध में कर्तव्य और दायित्व की अभी बात बता रहे थे पूर्व वक्ता, तो ये अधिकार और दायित्व को हम संवेद स्वरों में समझने का प्रयास करें। अधिकार की भाषा में सोचते हैं तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दायित्व की भाषा में भी सोचे हैं। जहां पर इन दोनों में सामंजस्य होगा, अधिकार और दायित्व में, तो हम कभी भी गलत कार्य करने के पहले 2 बार सोचेंगे कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, हमारे अधिकार की सीमा कहाँ तक है और उस अधिकार की सीमा के अंतर्गत क्या हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अनवर्त की जो प्रकल्प की बात है, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अनवर्त का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें अपने आप को इस प्रकार ढालना है, हमारे व्यवहार को, हमारे रिश्ते और नातों को इस प्रकार ढालना है। सर कुछ समय ज्यादा लग रहा है क्या? जी बोलिए मैं आप। ये हाँ नहीं, मैं ये बता रहा था कि अनवर्त की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा ये आता है कि हम अपने आप के लिए अनवर्त को किस प्रकार तैयार कर रहे हैं। अनवर्त को हम अनवर्त के आचार संहिता तक ही सीमित रखते हैं या उच्च आचार संहिता को अपने साथ हृदयंगम करते हैं। अगर हृदयंगम करते हैं तो लगता है कि सारे सृष्टि में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही साथ अनवर्त के संदर्भ में हमें आज यह चिंतन करना बहुत ही लाजमी लग रहा है कि हम अनवर्त के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ प्रायोगिक स्तर पर अनवर्त को किस प्रकार प्रवृत्त करें। हम बातें करते हैं, अभी मैंने भी कहा कि अनवर्त की भूमिका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परिप्रेक्ष्य को समझकर अगर हम अनवर्त को अपनाना का अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि एक बहुत सुंदर सृष्टि और एक बेहतर सृष्टि की रचना संभव हो सकेगी। हमारे आचार्य वर्ग प्राय यह फरमाया करते हैं, इस बात को दोहराया करते हैं। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उनका जो मंतव्य है वो मंतव्य यही है कि पहले हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। अपने आप को जब सुधारेंगे और अपनी मानसिकता को टटोलेंगे कि हम अनवर्त के प्रति कितने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, तो लगता है कि अनवर्त की जो आचार संहिता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके पीछे जो प्रकल्प है वो हम समझ सकेंगे। और जब प्रकल्प, उसका कॉन्सेप्ट हम समझ सकेंगे तो अनवर्त को हमें अनुशीलन करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अनवर्त के प्रकल्प को हम समझने का प्रयास करें, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जो धारा है, उसके पीछे जो प्रेरूपनाएं हैं, उस प्रेरूपनाएं को समझने का अगर प्रयास करते हैं
तो लगता है कि अनवरत की जो सार्वभौमिक उपयोगिता है, उद्देश्यता है, वह उद्देश्य अवश्य ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हुई। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत 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 बढ़िया। आभार गौतम जी। और आपने सही कहा कि अणुव्रत के प्रकल्प को समझने की जरूरत है, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, और तभी हम एक विकसित भारत का निर्माण भी कर सकेंगे। अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर निशा जी भास्कर हमसे जुड़ी हुई है। निशा जी भास्कर, नहीं है, निशा जी नहीं है। जी अगले क्रम में मैं वक्तव्य के साथ आमंत्रित मैं करना हूँ चाहूंगी। यहाँ पर निशा जी भास्कर। हाँ निशा जी जी जी, है, निशा निशा जी जी प्लीज, बोलिए। आपका स्वागत है निशा जी। हाँ, जी क्योंकि ये OnePlus आ रहा है तो आपका नाम सबसे जी अनुरोध है निशा कि आप भास्कर। मोबाइल का नाम आता है उसकी जगह आपका नाम आए, उस तरह का आप देखिए। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ निशा जी। जी। अनुभृत लेखक मंच के सभी आदरणीय पदाधिकारियों को प्रणाम एवं शब्दों के सशक्त हस्ताक्षर साथियों को मैं नमन करती हूँ। मंच पर अभी तक आए हुए मैं सभी माननीय संवाद वाहकों और लेखकों को सुनती हूँ। सबके विचार एक से एक उम्दा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। अणुव्रत का आह्वान केवल कल्पना नहीं है, यह एक कोमल संकल्प है, मानवीय गुणों को विकसित करने का, आजादी का उत्सव अनुशासन के साथ मनाने का, अपनी खुशियों को परमार्थ स्वरूप वितरित करने का। और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो मैं जाती हूँ अभी बच्चों को लेकर के, एनसीसी के बच्चों को लेकर के लाल किला, और वहां जो मैं देखती हूँ अपने देश के वीरों को, डिफेंस को, तो ये लगता है कि हम उनके चलते आज इतने सुरक्षित हैं। कितना वे लोग बेहतरीन काम करते हैं और कितने सजगता के साथ रहते हैं, कितने कर्मठ हैं। अगर कर्मठता देखना है तो डिफेंस में जा करके, अब जिसे मैं अनुभव करती हूँ, और उन्हीं को देख करके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। ऐ बादल तू रखना ख्याल उनका, रखे हैं जो सीमा पर ख्याल सबका, हो तमाजत की तबाही या छाम घनेरी, बर्फानी वादियों में बारिश की रवानी, सोते हैं जमी पर आसमां को तान कर, रखना ख्याल उनका जवान बनकर, करते हैं सरजमी से मोहब्बत वो इतनी, दामन में समा लेते हैं दुश्मन की दुश्मनी, ताजो तख्त तुम ही से है, तुम ही हो आबरू, करो कुर्बान तुझ पर जान ये बायाबरू। ये उनका जो काम करने का जो तरीका है ना, उससे मुझे महसूस हुआ, तो ये पंक्ति आई। ताजो तक तुम ही से है, तुम ही हो आबरू, करो कुर्बान तुझ पर जान ये बायाबरू, आने न देंगे आँच किसी भी एक शाख पर, दरखत से इश्क करना कवायद है उनकी, ऐ बादल तू बरस जाना मेरी प्रीत बनकर, जोगियों सा रमण करता दरवेश बनकर, भेजती हूँ हवाओं में लिख के जय हिंद जय भारत, मेरी तहरीर पढ़ लेना सौगात समझ कर, मेरी तहरीर पढ़ लेना सौगात समझ कर। जय हिंद जय भारत। नमन आप सभी को, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया खूब। निशा जी, बहुत आपने अच्छा। बहुत अच्छा सेना को एक समर्पित गीत और जवानों के प्रति जो आपका समर्पण है उसके शब्दों में आपने बयां किया है।
अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कब से एक मुस्कुराहट के साथ हमारे बीच बैठी है, मीनू जी, जो भूटान से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनू जी बरड़िया, आपका स्वागत है। सभी से सुधीजनों से जय अनुरत। स्वाधीनता से स्वानुशासन तक विकसित भारत में स्वतंत्रता सेनानियों और अनुव्रत को ध्यान में रखते हुए हमारे योगदान पर एक कविता मैंने लिखी है, जिसका टाइटल मैंने दिया है तिरंगा उठाए जख्मी हाथ। दुनिया में सिर्फ भारतवासी हैं जो माटी को माँ कहते हैं। ये सूरवीर, ये रणधीर तो माँ के असली लाल कहलाते हैं। तिरंगा हमारा हवा से नहीं, शहीदों की सांसों से लहराता है। वतन की आन बान शान पर मर मिटने का जज्बा उनका दिखलाता है। हम सिर्फ निहारते हैं तरक्की के बुर्ज की ऊंचाई और खूबसूरती को, जबकि नींव में कहीं न कहीं शहीदों का खून और कफन बिछा है। स्वतंत्रता कहाँ नमन कर अमन से चमन को मिली है। अंगारों ने लोहा लिया तभी तो धरती माँ महफूज मुस्कुरा रही है। अजीब है इस लाल की कहानी। ना जाने कितनी माओं ने देश की सुरक्षा में हंसते हंसते अपने लाल त्याग दिए, तो वहीं न जाने कितने शहजादों की शहजादी ने रोते रोते अपने मस्तक से लाल रंग मिटा दिए। कुर्बानी दे उसने खामोशी से अपने तिरंगे को ओढ़ा इस कदर, मानो धरती का सीना चीर निद्रा में सो हो गया हो अमर। जज्बा था उनके भीतर जोश से भरपूर। चौं और जय हिंद जय जवान के नारों का छाया था नूर। वीरों ने सिर्फ मिट्टी को माना अपना डेरा। उन्हीं से सलामत है आज हम सबका बसेरा। वीर सपूतों ने स्वयं इतिहास बन क्या खूब की पहरेदारी। जागो देशवासियों, अब नव इतिहास रचने की हमारी बारी। हिंसा का दिनों दिन बढ़ता जाता बोलबाला यहाँ। जागते रहो ओ देशवासियों, खतरा है चारों ओर यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्ती एवं रिश्वत खोरों से, काट रहे जो जनता की जेबें, बचकर रहना उन अपनों में छिपे चोरों से। आज उठा दो सब दुकानें यहाँ के काले धंधों की। दाल न हरगिज गलने देना निज स्वार्थ में डूबे अंधों की। हे भारत माता के बेटों, सुनो अनुव्रतों की बोली को। फैला दी जिसने फूट यहाँ पर, दूर करो उस टोली को। सबसे कह दो यह जमीन है आजादी के बंदों की। भारत की अनुशासित भोर में जगह नहीं अराजकता के अंधेरों की। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सुंदर मीनू जी, और सही का यहाँ बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल, जहाँ अणुव्रत है वहाँ अराजकता नहीं हो सकती, और हमारा यही ध्येय रहना चाहिए कि हम अणुव्रत को विश्वव्यापी बनाएं। अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अगर इलियास हसन जी यहाँ पे उपस्थित हैं तो। इलियास हसन जी नहीं दिख रहे जी। इसी क्रम में आगे में डॉक्टर मणिशंकर दुबे जी, रागी बिलासपुर छत्तीसगढ़, अगर आप उपस्थित है तो, क्योंकि कुछ नंबर्स के आगे नेम्स नहीं मेंशन है। हाँ, खाली जी। मणिशंकर जी भी नहीं लग रहे हैं, आप आगे जी, तो इसी क्रम में हम मणिशंकर जी हैं शायद। जी हाँ जी बोल। हाँ, क्योंकि हाँ, आपका नाम नहीं है सादर मणिशंकर जी, आमंत्रित है। रियल मी आ रहा है। हाँ रियल मी। मणिशंकर जी मणिशंकर जी आपका स्वागत है। हाँ, मैं इसमें बस 2 मिनट अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा मैं। यस प्लीज। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी जी हाँ जी। हाँ, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। आज का जो विषय है कि
स्वाधीनता से स्वानुशासन में अणु व्रत की क्या भूमिका है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अणु व्रत जो कि आचार्य तुलसी जी ने 1949 में दिया था, और ये वास्तव में सभी समस्याओं का समाधान है। सबसे पहले हम स्वाधीनता को समझ लें और स्वशासन। तो दो शब्द आते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो केवल हम स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उसमें एक शब्द आता है स्वच्छंदता, लिबर्टी जिसको बोलते हैं। ये केवल बाह्य स्वतंत्रता है। अगर हम अणु व्रत के नियम से पालन करें कि रोड में हम तब तक चलने को स्वतंत्र हैं जब तक हमारे जो हाथ है किसी के नाक तक ना पहुंचे, अर्थात हमारे कार्यों से, विचारधारा से किसी को रत्ती भर भी चोट ना पहुंचे, तभी हम सच्चे अर्थ में स्वाधीन कहलाएंगे। और महात्मा गांधी ने कहा भी था कि जिस दिन रात के 12 बजे भारत की नारी शक्ति सड़क पर चलने की हिम्मत दिखाए, उस दिन मैं वास्तव में भारत को स्वाधीन समझूंगा, स्वतंत्र समझूंगा। और यह संभव होगा अनुशासन से, अणु व्रत से, क्योंकि अणु व्रत का नियम बहुत सूक्ष्म है। अणु एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमाणु उसका छोटा पदार्थ है, तो जो कि उस सिद्धांत, उस तत्व को हम लेकर चलेंगे। अनुशासन का मतलब ही होता है कि हम कोई भी अनु माने पीछे शासन में चलना। जब तक हम आंतरिक अपने विकारों को दूर नहीं करेंगे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, ये किससे दूर होगा? अणु व्रत का पालन करने से। ये अणु व्रत सिखाता है। अणु व्रत ही हमको अनुशासन में बांधता है, क्योंकि अनुशासन किसी भी चीज में हम रखेंगे तो उसमें हमको सच्ची सफलता मिलेगी। और यही हमारे जो आंतरिक विकार हैं वही को हमको दूर करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। राम और रावण में कोई अंतर विशेष नहीं था, विशेष अंतर जो था कैरेक्टर का ही था, चरित्र का ही था। और चरित्र कैसे बनेगा? इस अणुव्रत के पालन से, कि अणुव्रत का नियम है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी चीज का संग्रह अनावश्यक नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकता से अधिक कोई चीज संग्रह नहीं करेंगे। हम एक नियमों में चलेंगे, हम एक आदर्श में चलेंगे, हम एक अनुशासन में चलेंगे। नहीं तो हमारी स्वतंत्रता, स्वाधीनता केवल बाहरी बनकर रह जाएगी। हम बाहर से खुश दिखेंगे लेकिन अंदर से हम कमजोर रहेंगे, अंदर से हम नाखुश रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति आकर हमें छोटी छोटी भावनाओं से चोट पहुंचा देगा और हम असफल हो जाएंगे। इसलिए हम अगर स्वाधीनता से स्वानुशासन की ओर जाना है तो हमको अणुव्रत का पालन करना ही होगा। बहुत सारी बातें इसमें है कि हम छोटे छोटे चीज बदलाव लाएं। आज के अगर मैं इस फेसबुक की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, इस ऑनलाइन की दुनिया में, इस सोशल मीडिया में हम इतना ही संकल्प ले लें कि हम किसी का समय जाया नहीं करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम अनावश्यक किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो भी नियम सरकार ने या फिर ऋषियों ने बनाए हैं उसका हम कम से कम पालन अपने जीवन में करना सुनिश्चित करें। अगर हम केवल 10 मिनट का संकल्प ले लें कि हम अणुव्रत को अपने जीवन में लागू करेंगे, और उसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं, वैसे मूल 5 पॉइंट है, हम केवल एक पॉइंट का ही अब जीवन में उतार लें कि हम आज से नियमों में चलेंगे और नियम के बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इसको हम सामान्य अर्थों में देखें तो जैसे किसी कार्यक्रम में आप लोगों को आमंत्रित किया गया, जैसे आज कार्यक्रम में, मैं खुद इस कार्यक्रम में कुछ कारणों से, यद्यपि मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मेरी गलती है, एक और ऑनलाइन में था और कुछ समय था फिर भी आ सकता था, लेकिन मैं देर से आया, तो भी इस हमारे परम आदरणीय कोठारी जी की ये महानता है, उनके अणुव्रत के सिद्धांतों के तहत ही उन्होंने हमें एक करुणा दया के तहत हमारा यहाँ पर उपस्थिति को दर्ज किया और हमें मौका भी दे दिया तुरंत। तो इस सिद्धांत पर, लेकिन हम किस सिद्धांत को तोड़े नहीं। हर बार देर से आना, उससे अच्छा हम ना आए, ज्यादा अच्छा है। या फिर अगर आयोजक कहता है कि इस कार्यक्रम में हम किसी भी रूप में शामिल हो जाएं, अगर ऐसा सिद्धांत उन्होंने बनाया है
तो उसमें शामिल हो जाना भी एक हमारी उपस्थिति कहलाएगी, सफलता कहलाएगी। पर वहां पर हमें वक्ता की जगह ध्यान से सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता वही होता है जो सबको सुनता है। वक्ता तो कोई भी, आज हर आदमी आज वक्तव्य देना चाह रहा है, लेकिन सुनना आज कोई नहीं चाह रहे हैं। और सुनना ही अणुव्रत के नियम का पालन करना है, क्योंकि जब सुनने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि संसार में जितना भी दुख है, चाहे शारीरिक मानसिक हो, 64 प्रकार के रोग कहे गए हैं, लेकिन तमाम जो दुख आते हैं, तमाम जो कष्ट आते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है जो आज वो बिगड़ गई है। हम नियमों में नहीं चल रहे हैं, हम अणुव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, हम अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में आदर्श, उत्तम और असीम शांति को प्राप्त करेंगे। बस मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का सादर नमस्कार। जय जिनेंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मणिशंकर जी। और आपने सही कहा कि नियमों में रहेंगे तो अणुव्रत का पालन हम कर पाएंगे और इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच इतनी देर से उपस्थित थे, हाँ, श्रीमान मेघराज जी बाड़मेर से। मेघराज जी श्रीमाल, प्लीज आप पधारिए और अपने वक्तव्य के साथ। कवि मेघराज जी। मेघराज जी जुड़े हुए तो हैं? जुड़े हुए हैं। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, जी स्वागत है हाँ मेघराज। मेघराज साहब। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी। माता पिता को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी देश प्रेमियों, सभी महानुभाव मातृशक्ति को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आचार्य तुलसी जी ने हर एक शहर गांव में अणुव्रत की अलख जगाई। अणुव्रत की राह चले देश समाज परिवार मेरे भाई, अणुव्रत की राह चले देश समाज परिवार मेरे भाई। अब एक अपनी रचना की प्रस्तुति दे रहा हूं, जिसका शीर्षक है तिरंगा। तिरंगे के समान में एक हसीन शाम हो जाए, तिरंगे के समान में एक हसीन शाम हो जाए, भारत को सिरमौर बनाने देश हित काम हो जाए, भारत को सिरमौर बनाने देश हित काम हो जाए, तिरंगे के समान में एक हसीन शाम हो जाए। मैं फौजी नहीं मगर देश का नागरिक जरूर हूं, मैं फौजी नहीं देश का नागरिक जरूर हूं, जब भीड़ पड़े तो मेरा शरीर देश के काम हो जाए, मेरा शरीर देश के काम आ जाए। अगर मातृभूमि तन मन धन की कुर्बानी मांगे तो, अगर मातृभूमि तन मन धन की कुर्बानी मांगे तो शहीद होने वाली सूची में मेरा नाम हो जाए, शहीद होने वाली सूची में मेरा नाम हो जाए, तिरंगे के समान में एक हसीन शाम हो जाए। मैं सदा ही अन्याय के खिलाफ लड़ता रहता हूँ, मैं सदा ही अन्याय के खिलाफ लड़ता रहता हूँ, न्याय की ड्यूटी पर मेरा इज्जत से नाम हो जाए, न्याय की ड्यूटी पर मेरा इज्जत से नाम हो जाए, तिरंगे के समान में एक हसीन शाम हो जाए। अंतिम मेघ दिल की गहराई से छाती ठोक कर कहता है, मेघ दिल की गहराई से छाती ठोक कर कहता है, भारती के लिए बस मेरा काम तमाम हो जाए, भारती के लिए बस मेरा काम तमाम हो जाए। एक मेरी शिकायत नहीं है, आप सभी से मैं कह रहा हूं, बाड़मेर का अणुव्रत समिति ग्रुप जो है कभी एडमिन मोड पर रहता है और कभी खुला रहता है। अब हमारा भी मन होता है कभी लिखने को, लेकिन मैं भी समझता हूं कि अणुव्रत समिति की पोस्ट भेजनी चाहिए, दूसरी पोस्ट नहीं भेजनी चाहिए। तो मेरा एक निवेदन है कि उस ग्रुप को खुला रखे, तो
सबके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारी भी इच्छा रहती है। लेकिन अब बंद ग्रुप में अगर रहने का बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है सबसे। मेघ जी, और अंत में इतना ही कहूंगा, उसी में है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी जी ये मंच पे ये बात नहीं है। आप अणु समिति बाड़मेर के अध्यक्ष से ही इस जी। बारे में बात करें। हाँ, ये मंच इस चीज के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई बात नहीं, सॉरी अगर मैंने गलत कह दिया तो आप सबसे सॉरी। उसी में है सच्चे नागरिक की ले, गर्व से बोलो भारत माता की जय, जय अणुवर्त ओम अरहम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत देशभक्ति से ओतप्रोत आपकी कविता, और बहुत बहुत बधाई। अब हमारे विचारों और भावों का ये यात्रा का अब अंतिम पड़ाव है, और हम हमारे बीच अभी दिव्या जी जिन्होंने इसे शुरुआत की थी, और हमारे बीच भावना जी, उपस्थित है आकाशवाणी के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी, अमृतवाणी के अध्यक्ष ललित जी अमृतवाणी के अध्यक्ष, माफी चाहती हूँ, अमृतवाणी के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। तो अगर जिनेंद्र सर की इजाजत है तो मैं दिव्या जी को ले ललित जी लूं। पहले आप जी ललित जी। हाँ, ललित जी, आपको अनम्यूट करूं मैं। अनम्यूट नहीं है भाई साहब आप। अनम्यूट हाँ अनम्यूट ललित जी अनम्यूट कीजिए भाई जी। अभी तक नहीं हुआ अनम्यूट। आप कर सकते हैं, एक सेकंड जी। हो गया। जी जी हाँ जी, हो गया जी। जी, आपका स्वागत है ललित जी, अमृतवाणी के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी। मैं अपनी बात, पहले तो मंच को प्रणाम और सब प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। आज का विषय स्वतंत्रता दिवस पर है, तो स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ अपनी मुसीबतें भी आई। उस मुसीबतों को लेकर मैंने अपनी एक रचना बनाई है, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। और अनुगत उसका समाधान हो सकता है उसके हिसाब से। मुश्किलों की कोख में समाधान। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी। मुश्किलों की कोख में समाधान। जब भी कोई कठिन घड़ी आती है, वह अकेले नहीं आती, अपने साथ एक बीज भी लाती है। मुश्किलों की गहन कोख में एक समाधान धीरे धीरे पनप रहा होता है। सृजन के मौन क्षणों की तरह, यदि इन्हीं जाने अनजाने अधेर, भय या हड़बड़ी के कारणों से समय से पूर्व उसका गर्भपात न हो जाए। पर कथा यही अंत नहीं होती। सृष्टि का नियम भी विचित्र है। समाधान की ओट लिए नई मुश्किलें भी ओझल खड़ी रहती है। क्षण भर की असावधानी पाकर पुनः बाहर आने को आतुर रहती है। मुश्किलों और समाधान का यह खेल बड़ा ही सूक्ष्म और अद्भुत है, जहां पल पल में पासा पलटता है और हर एक भारी पड़ता है दूसरे पर। इस द्वंद का अंतिम प्रभाव या दुष्प्रभाव मात्र परिस्थिति पर नहीं निर्भर करता। यह पूरी तरह समय सापेक्ष है और आश्रित होता है आश्रयदाता के आंतरिक विवेक पर। वही तय करता है कि वह आंधी के बीच दीप जला पाता है या नहीं। स्थिति की बागडोर संभाल कर स्वयं का और जग का कल्याण करते हुए राहत की शीतल छाप जुटा पाता है या नहीं। और इस संघर्ष की अग्नि में पचकर ही निकलते हैं जीवन के चार वास्तविक संरक्षक: चिंतन, विवेक, धैर्य और इच्छा शक्ति। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वे दिव्य तत्व हैं जो समय के थपेड़ों से इतने परिपक्व और सक्षम हो जाते हैं कि एक कुशल शिल्पी की भांति मुश्किलों के गर्भ से समाधान का जन्म पूरी निपुणता और सहजता से करते हैं। ये केवल जन्म ही नहीं दिलाते, बल्कि समाधान की ओट में छुपी आगामी मुश्किलों के चक्रव्यूह को पहचानते हैं। वे उन्हें दोबारा सिर उठाने का अवसर नहीं देते और समस्याओं को वहीं से निःशब्द लौट जाने का मार्ग भी दिखा देते हैं। आए हम सब अपने भीतर इस वियोग को जगाएं
और अणुव्रत के सिद्धांतों पर घसे समस्याओं के प्रभावी चिकित्सक बने। हम उसके प्रभावी चिकित्सक बने, इन्हीं भावनाओं के साथ ओमर। बहुत बढ़िया ललित साहब, बहुत ही अच्छा। अणुव्रत एक Thank you. चिकित्सक भी है। हाँ, बहुत खूब ललित जी। अणुव्रत एक Thank you. चिकित्सा भी है। चिकित्सक। कितनी अच्छी जिस बात तरह आपने आपने एकदम। समस्या और समाधान और उनके बीच में समस्या के साथ समाधान और समाधान के साथ समस्या, लेकिन किस तरह हम उसको फेस कर सकते हैं और किस तरह हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, बहुत ही अच्छे एक कुशल शिल्पी की तरह जिस तरह आपने 4 पॉइंट्स बताए हैं, वह सही में माननीय और पठनीय है। हम लोग उसे अपने ऊपर उतारने की कोशिश करें और अणुव्रत को और आगे बढ़ाए। अब इस बार जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम के प्रारंभ से अणुव्रत गीत के संगान से दिव्या जी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और चूंकि दिव्या जी के धैर्य के लिए एक बार मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आप प्रथम नंबर पे थी अपनी प्रस्तुति के लिए, लेकिन अंतिम सोपान में आके आप अपनी प्रस्तुति दे रही है। तो दिव्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी प्रस्तुति के लिए। अनम्यूट कीजिए दिव्या जी अपने आप को। दिव्या जी अनम्यूट कीजिए। जिनेंद्र जी आप कर सकते हैं, एज अ होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं। भावना जी आप कर सकती हैं, देख लीजिए। जी हाँ, मैं आप भी वही तो कोशिश कर रही हूँ। हाँ दिव्या जी क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। दिव्या जी आप म्यूट बटन पे एक बार प्रेस कीजिए। आप सुन पा खुद रही को ही हैं? करना पड़ेगा। एक बार कीजिए आप, शायद यहाँ से हम कर रहे हैं तो शायद नहीं हो पा रहा है। हाँ जी हो गए हैं आप अभी। नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ नहीं है। होगा, नहीं नहीं हुए। तो क्या करें अभी हम, आगे बढ़े? नहीं, ये बड़े उत्साह से आए हैं। हाँ एक मिनट, अगर हम और एक्चुअली ये आस्क भी टू अनम्यूट, वेट, नहीं आस्क नहीं टू हो रहा है। अनम्यूट ही आ रहा है, अपन आस्क टू अनम्यूट करने पर शी हैज टू एक्सेप्ट ना। Yeah, it's not happening actually. Wait. मोबाइल के नीचे के भाग में आप स्पर्श करें जी और वहाँ स्पीकर दिखाई देगा, उसी को अनम्यूट कर दें। हाँ, वो दिव्या जी को करना पड़ेगा। दिव्या जी हाँ। दो दो सिंबल दिख रहे हैं ना आपको, माइक एंड वीडियो, माइक वाला कर दीजिए आप। अभी नहीं, तो था उनका अनम्यूट जब वो स्टार्टिंग में थे, मे भी शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया टेक्निकल है उनकी या वहां प्रॉब्लम से, लग रही है मुझे। हाँ वहां से कुछ ब्लॉक हो गया है या तो। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं वो। जी 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 बोल रहे हैं वो। अनम्यूट हो गए हैं। हाँ अब हो गए। हो जी गया, दिव्या जी स्वागत है आपका। अभी भी कनेक्टिंग कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ मुझे लगता है नेट का प्रॉब्लम है। आप एक बार बोलिए दिव्या जी, कनेक्टिंग टू ऑडियो। एक्चुअली दिव्या जी वेस्ट बंगाल दिनहट्टा दिनहट्टा भाई साहब आसाम में है कि वेस्ट बंगाल में है? दिव्या जी आप बंगाल बोलिए एक बार। बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है। बॉर्डर है, हाँ वहां से बांग्लादेश। जुड़ी हुई है ये हाँ हाँ हाँ, दिनहट्टा से। दिनहट्टा कूच बिहार उसके पास का सिटी है। हाँ हमारे क्षेत्र से हैं। हाँ अभी तो आप अनम्यूट हो गए हैं दिव्या जी। हाँ दिव्या जी जी शायद वो रिमूव हो गए हैं। शायद हाँ प्रॉब्लम है। चलिए हाँ अपन आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। ठीक है। अब कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में जिस तरह से धैर्य से हम सब ने एक दूसरे को सुना, उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। और अब मैं आभार ज्ञापन के लिए हम सबको जो इतने धैर्य से सुन रहे हैं और एक मुस्कुराहट और सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, अपने कुछ सिंबल्स के साथ कुछ अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि जहाँ भी इनको जो बात अच्छी लगी है वो अपने इमेजेस के द्वारा, इमोजीज के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ऐसे हमारे बीच उपस्थित संतोष जी को मैं आमंत्रित करूंगी, जो हमेशा उत्साहित और प्रेरित करते हैं अणुव्रत के काम करने के लिए। तो दिव्या जी, अगर संतोष जी आपकी आज्ञा है तो मैं एक बार पुनः दिव्या जी को आमंत्रित करूं। हाँ बिल्कुल, वो फिर अनम्यूट हो गई है। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए दिव्या जी वापस से हाँ। अपने आप को। म्यूट हो गई है। नहीं वो उनकी कुछ
नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आपके शायद नेट का इश्यू है दिव्या जी। हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारी अगली संगोष्ठी में पधारे, और हम ये बात की भी गारंटी लेंगे कि आप सबसे पहली वक्ता हो हमारी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ संतोष जी को। जी संतोष जी। नमस्कार। जय अणुव्रत। आभार में आ और भार दो चीजें हैं, तो मैं आ को निकाल देता हूँ और भार बहुत ज्यादा हो जाता है और मैं भार सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं एक साथ ही सबका आभार मान लेता हूँ। समय अपनी सीमा लांघ चुका है और हम सबको भी अभी इच्छा है कि सब अपने अपने कार्य में अपने अपने गतिमान होकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन जहां तक आज का जो विषय है स्वतंत्र भारत में अणुव्रत का योगदान, में इसे विषय समझ रहा हूं इसको, और स्वतंत्रता से सुराज और सुराज से संस्कार की यात्रा, इसी का नाम अणुव्रत है। मैं लाइन को पढ़ना चाहूंगा। स्वतंत्रता से सुराज और सुराज से संस्कार की यात्रा सच्ची अणुव्रत यात्रा है। केवल बेड़ियों को तोड़ने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर के विकारों को हम तोड़ें और उससे मुक्त हो जाएं, यही हमारा जीवन होना चाहिए, यही हमारा अणुव्रत हमें सिखाता है। अगले सप्ताह 15 अगस्त है और उसके पूर्व अणुव्रत द्वारा ऐसे आयोजन का करना अणुव्रत की सजगता को बहुत ही उजागर कर रहा है, ऐसा मेरा मन बार बार कह रहा है। मेरा यह मानना है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, अपितु नागरिकों में चरित्र का निर्माण जरूरी है। सैन्य की शक्ति बढ़ाना या तिरंगे को फहराना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तो मनुष्य मात्र के व्यवहार से देशभक्ति प्रतिबिंबित होनी चाहिए, उसे हम अणुव्रत सही माने में कह सकते हैं। समय बहुत हो रहा है, अधिक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1947 से जब से अणुव्रत का जन्म हुआ है, उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ है, इसका मुझे बहुत गर्व है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। मुझे बहुत गर्व है इसका। तो मेरे रग रग में, कण कण में, सांस सांस में अणुव्रत बसा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भावना कोठारी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। रखिए।